हाँ 500 क्यों ज्यादा हो गया क्या? क्या बात, 2 बैग। ये क्या है? पीरियोडिक टेबल, अरे नाइस यार। तू खाली चोरिया करा बस। बदल रहा है पटना के पढ़ने का तरीका। गैडोलिनियम। क्या भाई? लेड में डंबल बना है क्यों? हाँ मतलब ये उनका अपना मीनिंग है, बट ठीक है। देखो ये कितना बढ़िया बना है। ये सब रेडियो एक्टिव है। ये सब पंखा नहीं है गादाई, पंखा बना दिया है। तो हमारे तो जैसे जैसे ये देवी जी कह रही है पंखा, ऐसे हम लोग इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में थे। थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में तो हम लोग का एक चैप्टर चलता था मशीन डिजाइन। तो उसमें उसमें क्या हुआ, हम लोग नट्स पढ़ रहे थे। तो नट्स में अंदर थ्रेड होता है, धागा समझते हो ना जिसको थ्रेड, वो चूड़ी बोलते हैं जिसको। तो टीचर नट लेके आया, पूछा ये क्या है, इसके अंदर ये जो बना है ये क्या है, ग्रूव बना है उसको क्या बोलते हैं। तो जो मेरा कजिन था वो लाल कलर की टी शर्ट चमचमाती पहन के गया था, खड़े होके कह रहा सर चूड़ी। तो यही इनका हाल है, पंखा। तुरंत क्या किया, उसका 10 दिन का अटेंडेंस काटा, 10 दिन हुआ था लेक्चर, और अब भाग यहां से क्लास से, डैश 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 करके माँ बहन गरिया और भगा दिया। तो मैकेनिकल में, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में खाली लड़के होते हैं, वहां टीचर नहीं आते हैं, वहां लतखोर आते हैं पढ़ाने के लिए। और वो ये सोचते हैं कि जो पढ़ने वाले हैं ये महालतखोर हैं। छोड़ो इनको। है तो फिर भाई को मजा आ गया, भाई पूरा बैच बाहर रहा। 10 दिन की अटेंडेंस से भी कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, 75% बन ही जाता है। हम लोग तो ऐसे जाके, जब जब फेयरवेल वेयरवेल होता था ना, तो उसमें थोड़ा पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट करते थे। तो 5 दिन करते थे, 10 दिन का अटेंडेंस लगवा लेते थे। चल, नहीं गर्ल्स भी रहती थी, कहाँ बॉयज रहेंगे। फेयरवेल में तो सब, वही तो फेयरवेल ही तो हमारा जीवन का युग होता था। कि फेयरवेल एक जगह होता था जहाँ सीएससी, मैकेनिकल, ईसी, आईटी सब एक जगह इकट्ठा होता था। तब तब लगता था तब लगता था इस धरती पे दूसरे ग्रह के भी प्राणी हैं। हाँ, क्या चीज भाई? क्या 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 करने का? हाँ, वेकेंट ऑर्बिटल्स भरने का मौका मिलता था। बस दुख यही था कि हम एक को बार नहीं भर पाए। 4 साल निकल गया। चलो भाई, सुनो 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 सुनो, कहां तक पढ़ाए यार लास्ट वाली क्लास में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा दिए थे, यस। मैटर वेव्स पढ़ाना था। हाँ, मैटर वेव स्टार्ट करना था। आजा नजर दे मारे दिल ये गिर्द गाने, आएगा तू नजरों के दूर, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना सोने। हाँ भैया, चलिए। अबे आज बहुत कम लोग हो, क्या बात है? अच्छा, नमाज नमाज नमाज। अच्छा आज फ्राइडे है, ओके ओके ओके।
तो बहुत मार खाओगे। ये वाला सवाल बनाए थे, नहीं बनाए थे? अच्छा, ये बनाए थे और ये भी बनाए थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ आया था? आया था? चल पूरा प्रोसेस बता, इसमें पूरा प्रोसेस बताना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। हमने एक बल्ब लगाया, इससे गिरने वाले फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो कैथोड के वर्क फंक्शन से ज्यादा है। गिरने वाले फोटॉन की एनर्जी कैथोड के वर्क फंक्शन से ज्यादा है। क्या इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा? अरे होगा ना। इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा तो क्या करंट दौड़ जाएगी? दौड़ जाएगी। करंट दौड़ने वाली, क्योंकि ये डायरेक्शनल इलेक्ट्रॉन्स। क्या नॉन डायरेक्शनल है? क्या यहाँ पे पॉजिटिव दोगे और यहाँ पे क्या दोगे? क्या इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में दौड़ेंगे? क्या करंट बढ़ेगी? अरे बढ़ेगी ना। अच्छा, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट और बढ़ाओगे और बढ़ाओगे, एक समय के बाद बढ़ना। क्यों? सैचुरेशन करंट ना। इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम रफ्तार हो चुकी है, अब उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को दौड़ा। तुम खुद सोचो, 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया गया एक इलेक्ट्रॉन पर, कितने न्यूटन का? सोचो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। कम है कि बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। देख रहे हो, एक डायन का लगा दिए तब भी 10⁻20 26 न्यूटन की रेंज में जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेंज में जाएगा एक्सेलरेशन। डायन, डायन खतरनाक होती है, तो तुम तो बचे ही रहना। अच्छा सुन, इधर ध्यान दे भाई। तो ये बताओ, ये बताओ, क्या बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन इतनी रफ्तार गेन कर लेगा कि उससे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पे कोई फर्क पड़ने वाला? तो क्या बस सैचुरेशन करंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रोल प्ले करेंगे? क्लियर है क्या? तो उसके बाद तुम वोल्टेज बढ़ाओगे, करंट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और अपनी ऑब्जर्वेशन वहां से शुरू होती है। अरे होती है ना। वोल्टेज घटाओगे, सैचुरेशन करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक वोल्टेज के बाद घटने लग जाएगी, उसके बाद घटते घटते वोल्टेज कितना कर दिए? जीरो। वोल्टेज जीरो कर दिए, करंट जीरो हुई क्या? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास अभी भी मेमोरी है कि उनको निकल के कहां जाना है, एनोड जाएंगे। कोई करंट फ्लो, करंट फ्लो करेगा ना। तो अगर करंट के फ्लो को रोकना है तो क्या बैटरी की पोलैरिटी बदलनी पड़ेगी? वी नॉट नेगेटिव साइड लगाना पड़ेगा ना। जब ईवी नॉट हो जाएगा, जब इसकी एनर्जी उससे निकलने वाले काइनेटिक निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी, तो क्या उस समय प्रोसेस रुक जाएगा? और जिस वोल्टेज पर ऐसा होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा सोच, अगर मैं बल्ब जो अभी यूज किया हूं इसका पावर बदल दूं, जो बल्ब अभी यूज किया हूं अगर मैं इसका पावर बदल दूं तो क्या बदल जाएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉलिंग ना। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन बढ़ जाएगा? क्या सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगी? घटाओगे, क्या यही सिचुएशन बनेगा? दोनों एक ही जगह पे आके रुकेंगे ना, क्योंकि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी। क्लियर है क्या? जब हम इस रीजन में होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन की रफ्तार दोनों रिस्पॉन्सिबल होती है, और इस रीजन में बस क्या रिस्पॉन्सिबल है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उनकी रफ्तार मायने पता नहीं क्या पढ़ाए हैं, हम तो सब भूल गए हैं। फोटो करंट और वर्सेस वोल्टेज, फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज। नहीं दिख रहा है? लाइट नहीं है क्या? बड़ा नाटक है यार। भाई जनरेटर चलवाओ यार। तो ऐसा क्यों है? ये वाला पावर सप्लाई पे है, ये वाला पावर सप्लाई पे नहीं है, इसको भी करें यार। बिलो पॉवर्टी लाइन। जनरेटर चलवाइए सर जल्दी। तो इसको भी कर दीजिए ना जनरेटर पर, इन्वर्टर पे, इस वाली टीवी को भी। ये वाली टीवी इन्वर्टर पे नहीं है, वो वाली टीवी है, तो इसको भी यूपीएस वाले सिस्टम पे डाल दीजिए ना। ठीक है ना? करिए इसको भी, क्यों बिना मतलब क्लास रुके भाई। हाँ भाई सुनो, हाँ भाई मान लो, सुनो सुनो सुनो, अब मान लो तुम्हारे पास दो सिचुएशन आई, तुमने दो बल्ब लिया, दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर क्या है? सेम है, लेकिन
लेकिन लेकिन कलर दोनों का अलग अलग है, तो क्या होगा? नंबर ऑफ फोटॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन भी, सैचुरेशन करंट भी, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम की अलग अलग? अलग अलग ना। जिसका एनर्जी कम है वो जल्दी रुक जाएगा, जिसका एनर्जी ज्यादा है वो देर में रुकेगा। ये तो था, और क्या था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सुनो, ये पढ़ो तो, कौन सा ग्राफ सही है? फर्स्ट वाला, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ड्रॉ कराएं कि नहीं अभी? अभी नहीं, अच्छा पढ़ाए नहीं अभी, छोड़ो आप इधर देखो। सुनो 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 भाई साहब, बस केवल मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा के, दोनों ग्राफ समझा के छुट्टी की थी ना। अब सुनो भाई, ये बताओ, सुनना ध्यान से कि ये बताओ, ओ चौराहा घूम रहे थे, चौराहा चौराहा चौराहा। कहाँ है वो? काशी, नाम है काशी है बस, काम मगहर वाला है। कौन? काशी भैया ना? हाँ, क्या 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 क्या? अच्छा, फूल भी वहीं से ले आए थे? अरे काशी, क्या चीज? अच्छा, काशी को घुमाना जरूरी है। अच्छा, तुम घुमाने ले जाते हो उनको? सुन भाई, ये बताओ, नेता नेता नेता, बस ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, क्या एच एफ माइनस एच एफ नॉट के बराबर होगा? अरे भाई, अगर मान लो हम कह रहे हैं यहाँ पे बल्ब लगा है, बल्ब से गिरने वाले फोटोन की एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका थ्रेशोल्ड है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी? किसके फॉर्म में नेता? काइनेटिक एनर्जी की। अरे क्लैरिटी है ना? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिखोगे? एच एफ माइनस एच एफ नॉट। इसी को और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिख सकते हो? एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट। और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1240 1/λ इन नैनोमीटर माइनस 1/λ नॉट इन नैनोमीटर। यही तो लिखते हैं ना? और ये जो यूनिट किस में होती है? किस में होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे क्लैरिटी है ना? जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, आपको इतना ही पोटेंशियल क्या लगाना पड़ेगा रोकने के लिए? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकला है, तो क्या 6 वोल्ट का पोटेंशियल लगाना पड़ेगा? तो हर इलेक्ट्रॉन को क्या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि के जो होगा वो किसके बराबर होगा? ईवी नॉट के। किसके बराबर? एंड वी नॉट इज द अप्लाइड वोल्टेज। ये वो वोल्टेज है जिस पर ये प्रोसेस रुक गया। तो फॉर वेरी कॉमन सेंस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिरा है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का थ्रेशोल्ड है, कितनी एनर्जी से निकला है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से निकला है पार्टिकल। जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी एनर्जी कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रोकने के लिए आपको कितना वोल्ट लगाना पड़ेगा? 6 वोल्ट। सेम डायरेक्शन में कि ऑपोजिट डायरेक्शन में? बात समझे ना? हो गया काम। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया? ईवी नॉट। मतलब इन सब को क्या हम ईवी नॉट के बराबर लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिख सकते हैं? ईवी नॉट। और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या 1/2 mv² भी जानते होता है? अरे होता है ना? तो ये बताइए, पहले वाले ग्राफ से अगर हम उठाएं, पहली वाली लाइन से उठाएं, पहली वाली लाइन क्या है? के बराबर, के बराबर क्या है? एच एफ माइनस एच एफ नॉट। अगर हम कहें कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, किसका ग्राफ ड्रॉ करना है भाई साहब? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। सुनिएगा, ये है आपका फ्रीक्वेंसी और ये है आपका पास काइनेटिक एनर्जी। ये बताइए, एमिशन कब स्टार्ट हुआ? जब
जब फ्रीक्वेंसी जो होगी, जो सोर्स पार्टिकल आ रहा है, जो फोटोन पार्टिकल आ रहा है, अगर इसकी एनर्जी किससे ज्यादा हो, थ्रेशोल्ड से, या इसकी फ्रीक्वेंसी इसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, नहीं आया, तभी तो ये संभव है, अदरवाइज संभव, अरे पक्का ना, यस। सुनिए, उसके बाद क्या ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिख रहा है, y बराबर क्या, mx प्लस सी, अरे क्लियर है क्या, तो ये बताइए स्लोप कितना है, m बराबर क्या है h, m बराबर क्या लिख सकते हो, tan थीटा बराबर h, क्या सीधी लाइन खिंच जाएगी, अरे नहीं आया यार, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर h। अगर मान लो हम मेटल को चेंज कर दें तो क्या थीटा पे कोई फर्क पड़ेगा, अरे पड़ेगा नहीं, क्या ये दोनों लाइन से एक दूसरे के पैरेलल होंगी, क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों की चेंज हो गई, अरे मेटल चेंज हुआ तो थ्रेशोल्ड तो चेंज हुआ ना, तो एफ नॉट हो गया तो ये एफ नॉट डैश हो गया, लेकिन ये जो दोनों स्लोप्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगे, समझ आ रहा है क्या मित्र, पल्ले पड़ रहा है क्या बाबू, बीच से ओरिजिन से काहे नहीं खींचे, क्योंकि ये सोचिए ना, जब ये फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से ज्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा, अरे y इक्वल्स टू mx प्लस सी का ग्राफ खींचोगे यही मिलेगा दादा, स्ट्रेट लाइन मिलता है, पहले तो ये, दूसरी बात ये, क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास होने वाले का है, y बराबर mx है नहीं ना, और दूसरी बात ये सोचो कि जब तुम्हारे गिरने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड को पार करेगी तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो एफ नॉट फ्रीक्वेंसी तक तुम फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे, कोई एमिशन नहीं हुआ, जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट को पार करेगी तभी तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, तभी तो उसका काइनेटिक एनर्जी आएगा। हाँ मित्र, गुड आफ्टरनून, कौन 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 से हैं, कौन ई बैच कौन से है, अच्छा 5 है, 4 5 का तो एक ही साथ टेस्ट होगा ना, A1 A2 का A1 A2 A1 A2 A1 A2 का सिलेबस क्या है, बढ़िया फाइनल, बढ़िया पेपर बना रहे, पिछला पेपर भी बहुत अच्छा बना है, ठीक है, हाँ चलो अभी मैं दोनों देख लेता हूँ, अभी एक्चुअली मैं क्लास में हूँ यार, आप सोच रहे हो मैं डेली 5 घंटे 5 क्लास 4 क्लास 5 क्लास 4 क्लास दे रहा हूँ, तो इस वजह से फोन नहीं उठा पा रहा हूँ, हाँ यार हाँ। चलो बस बस बस, आप मुझे 1 घंटे का समय दो, जैसे ही क्लास खत्म होती है तुरंत देख करो, ठीक है, या चलती क्लास में भी देख लेता हूँ, देख लो जब बच्चे बात करेंगे। हाँ भाई, एसी बंद करवा दें, अब हमको गर्मी लग रहा है भाई, उधर कोने में जाके बैठ जाओ तुम, हैं वहां से यहाँ हवा भी आ रही है, साला हमको तो एहसास ही नहीं हो रहा है, थोड़ा फील करो, यू आर इन शिमला, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हाँ भाई सुनो, सुनो भाई, तो के बराबर कितना 1/2 mv², यहाँ तक कहानी समझ आई, अब इसी का हम दूसरा वाला पार्ट उठाते हैं, ईवी नॉट वाला, किसका, ईवी नॉट का, तो ये बताओ, अगर तुम समझो तो यहां से मैं क्या वी नॉट बराबर एच एफ बाई ई माइनस एच एफ नॉट बाई ई लिख सकता हूं, अरे हाँ ना तो बोल लो यार, कितनी सस्ती बात है भाई, यहां हो गया वी नॉट और यहां हो गया फ्रीक्वेंसी, फिर किसका लाइक किसका इक्वेशन है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, क्या सेम इक्वेशन है, अब देखना एफ नॉट तक वी नॉट कैसा होगा, नेगेटिव होगा ना, अरे क्लियर है ना, यहां तक कोई एमिशन होने वाला नहीं है, इसके बाद एमिशन हुआ, यहां इसके बाद 2 मेटल ले लिए तो अलग अलग एमिशन हुआ, एक मेटल के बारे में सोचो, जब तुम्हारा एफ क्या है 0, तो वी नॉट क्या है, वी नॉट क्या माइनस एच एफ नॉट बाई ई, यही वो क्या इंटरसेप्ट कहलाता है, किसी भी ग्राफ का ये क्या कहलाता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इंटरसेप्ट, तो माइनस ऑफ एच एफ नॉट बाई माइनस ऑफ एच एफ नॉट बाई ई, अरे क्लैरिटी है ना, यही वो था जो वहां पर क्या था, इधर इंटरसेप्ट क्या था, एच एफ नॉट प्लस एच एफ नॉट की माइनस एच एफ नॉट, माइनस एच एफ नॉट,
अरे नहीं आया। आया जी, यस। सोचो, ये बताओ, अगर हम कहें कि ये थीटा है, क्या है भाई साहब, थीटा, तो टेन थीटा बराबर एच बाई ई। क्या स्लोप चेंज होगा? अरे स्लोप चेंज होगा। सोचो, अगर हम मेटल चेंज कर दे तो क्या स्लोप चेंज होगा? स्लोप तो वही रहेगा ना यार, बस। इंटरसेप्ट चेंज होगा। अरे थ्रेशोल्ड चेंज हुआ तो एफ नॉट तो चेंज हुआ ना, तो इंटरसेप्ट चेंज होगा। ये एफ नॉट हो गया, एफ नॉट डैश हो गया, खत्म बात। यही पूरी एनालिसिस है यार, और कुछ है ही नहीं। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बस इतना ही है, और आज ये चैप्टर खत्म करना है भाई। बोलो, क्या लिखा था इसमें से, क्या नहीं लिखा था? ये वाला ग्राफ नहीं पढ़ाया था मैंने, वर्क फंक्शन के टाइम पे पढ़ाया नहीं था। चलो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो, क्या दिक्कत है? नोट करो, नोट करो। हाँ, पढ़ा दे। नहीं नहीं नहीं, लिखो, पहले लिखो, लिखना जरूरी है भाई। हाँ बताओ, क्या चीज? बढ़िया सवाल पूछे हो, लेकिन जब ढंग से सुनते अगर लेक्चर, तो ये इच्छा नहीं पैदा होती। अभी आज ही की बात कर रहा हूं, आज ही नहीं सुन। हम कह रहे हैं कि यहां से कितने वोल्ट का फोटोन गिरा भाई, कितने वोल्ट का फोटोन गिरा? 10। कितने का? इलेक्ट्रॉन। और इसमें से कितना एनर्जी इस प्लेट ने ले लिया? 4। इलेक्ट्रॉन निकला कितने से? ये 6 वोल्ट की क्या है? जब ये सारी की सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये रुक जाएगा। तो पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या बैटरी की पोलैरिटी बदल देते हैं? तो कितना वोल्ट लगाओगे? 6 वोल्ट ना। तो वही तो ईवी नॉट है। वी नॉट ये 6 है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, तो ईवी नॉट। तो वी नॉट हो गया 6 वी नॉट, जो 6 वोल्ट आया है वही है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर है? स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर है? ईवी नॉट के। ये कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। ये कौन सी है? पोटेंशियल। जब सारी काइनेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल में। तो क्या होगा? प्रोसेस रुक जाएगा, बस। नहीं, कहा छोड़ देंगे, सब कैलकुलेशन कर रहे हैं। 2019 का? हाँ वो छोड़ दो, वो क्यों लगाओगी? 2010 के बाद के क्वेश्चंस नहीं छोड़ने, ठीक है ना? हाँ, सब लगा जाने। हो गया हो? क्यों? और पैरेलल लाइन क्यों है? क्योंकि थीटा सेम है। क्या वो? हाँ, क्या सेम होगा? क्या सेम होगा? लाइट सेम होगा। क्या लिखा है? टेन थीटा बराबर एच क्या होता है?
इक्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी बराबर एच एफ माइनस एच एफ नॉट, स्लोप क्या है, एच एफ स्लोप, टेन थीटा बराबर एच एफ होगा कि एच होगा, वाई बराबर क्या होता है एम एक्स प्लस सी, एम को क्या बोलते हैं स्लोप, यहाँ एम का वैल्यू क्या है, तो मेटल चेंज हो जाएगा तो प्लैंक्स कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। हाँ, प्लैंक्स कांस्टेंट नाम ही उसका है, तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे एक मेटल रहे चाहे दूसरा मेटल रहे, तो स्लोप है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो स्लोप चेंज नहीं होगा, इस वजह से दोनों लाइन पैरेलल है। भजन सुनो बस बैठ के केवल। कुछ पूरा आया है आज तक समझ में? कल ही तो दूसरा था। किसका? हाँ हाँ हाँ, मोमेंटम सेम होगा, क्या चीज, डायरेक्शन अलग। देखो मोमेंटम का अगर तुम डायरेक्शन की बात कर रहे हो, मोमेंटम का डायरेक्शन कैलकुलेटिव नहीं होता है ना भाई। जैसे मान लो दो फोटॉन्स हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लैरिटी है ना, तो उनके मोमेंटम को तुम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जो मेजरमेंट रख रहे हो, वो तुम उनके मैग्नीट्यूड का मेजरमेंट कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, लैम्डा सेम है तो दोनों का मोमेंटम सेम है, तुम ये वाली थ्योरी थोड़ी पढ़ रहे हो। बात समझ रहे हो, कंपैरिजन हो रहा है, द टू फोटॉन्स आर मूविंग, दे हैव सेम वेवलेंथ, देयर मोमेंटम विल बी सेम, मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अच्छा ऐसे नहीं होगा कि एक एक फोटोन है उसका मोमेंटम ये है, दूसरा फोटोन है उसका मोमेंटम ये, तो रिजल्टेंट मोमेंटम कुछ हो जाएगा ना, दीज थिंग्स डज नॉट वैलिड इन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यहाँ सब अलग गेम है। यहाँ दो पार्टिकल, एक सी से इधर आ रहा है एक सी से इधर आ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाना चाहिए, 2c ना, लेकिन होता नहीं है, सी ही रहता है। If the two particles are moving with speed of light c in the same direction, relative velocity will be c, not 0। समझे ना, ये रिलेटिविटी थ्योरी अलग चलती है, ये नॉर्मल मैकेनिक्स की तरह नहीं चलती है। कभी भी तुम फोटोन के डायरेक्शन की बात नहीं देखोगे कहीं पर भी, वो एक ही डायरेक्शन में ऑब्जर्व भी किया जा सकता है। चले हम आगे बढ़ा जाए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कुशल्या हितकारी हर्षित महतारी मन मनहारी। हो गया भाई, चले आगे बढ़े, जल्दी करो यार। अद्भुत रूप विचार, ये बताओ, दो ग्राफ है, एक है वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल और एक है वी, एक है वी नॉट और एक है वी फ्रीक्वेंसी ना, ये न्यू है, तो ये होगा न्यू नॉट 1 और ये होगा न्यू नॉट 2, दो मेटल्स का, एक मेटल ए है एक मेटल बी है, किसका थ्रेशोल्ड ज्यादा है, बी का ज्यादा है, ए का कम है, तो क्या लिखोगे, स्मॉलर देन दैट ऑफ बी। द ग्राफ शोज दैट द वर्क फंक्शन ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑफ बी। ये बताओ, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी कौन सा होगा, अरे सी ही तो होगा। एफ नॉट तक कोई भी एमिशन होने वाला, क्या एफ नॉट के बाद एमिशन होगा, ये बताओ, ये हो गया है, क्या था, ए था, ए था ना, अच्छा ये भी हो गया है, सी था ना, सॉरी तब सी था। एक बार फिर से बताओ, इन दोनों ग्राफ का क्या मतलब है, इन दोनों का क्या मतलब है, दोनों का फोटॉन्स का एनर्जी, क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स अलग अलग है, मतलब अगर हम कहें इसका पावर P1 है तो इसका पावर क्या है P2, और P2 जो है वो बड़ा है किससे, P1 से। अच्छा अगर हम C और B को कंपेयर करें तो क्या सेम है दोनों का, क्या P2 बराबर P3 लिख लें, P2 बराबर क्या लिख लें P3, क्या दोनों का पावर सेम है, अरे है कि नहीं है, अरे लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों का अलग अलग है, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन अलग अलग है ना, किसका एनर्जी ज्यादा है, सी का कि बी का,
एनर्जी ऑफ सी इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ बी। अरे क्लियर है क्या? अच्छा, अगर हम ए और सी को कंपेयर करें तो एनर्जी ऑफ सी इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ ए, एंड क्या पावर ऑफ थ्री इज ग्रेटर देन पावर ऑफ ए। समझ आया क्या? क्या दोनों वेरिएबल है? स्टार हो तुम लोग। ये बोलो तो, अ फोटोन विथ कितना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन अ कैथोड इन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब थ्रेशोल्ड कितना? ये समझ आता है कि नहीं? पहली लाइन से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या गिरा? फोटोन गिरा। निकला कितने से? 2 से। क्या 3 एब्जॉर्ब हो गया? जब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गिरा तो क्या कह रहा है? When a photon of 6 electron volt are incident on C, no photoelectron will reach the anode if the stopping potential of A relative to C is -3। अरे क्लियर है ना? क्यों भाई? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिराए हो, कितने का फोटोन निकलेगा? 3 का ना। तो रोकने के लिए 3 वोल्ट देना पड़ेगा ना, तो +3 की -3, पोलैरिटी चेंज करके देते हो ना, बस हो गया -3। ये देखो कह रहा when two monochromatic light of frequency nu and nu by 2 are incident on a photoelectric metal, their stopping potential becomes Vs by 2 and Vs by 2 and Vs respectively। The threshold frequency of the metal is, threshold frequency of metal निकालना है। क्या करोगे? एनर्जी कितना है? बोलो बोलो बोलो। पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? Vs by 2 की Vs? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला HF माइनस HF नॉट जानते हो क्या? इसको EV नॉट भी लिख सकते हैं। रोक ही तो रहना है यार। EV नॉट की जगह क्या लिखोगे? पहले क्या है? V की V बाई 2। अरे देखो ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? V बाई 2 ना। H कॉमन कर लें, F की जगह क्या लिखोगे? गिरने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितना है? न्यू माइनस F नॉट। अरे क्लियर है क्या? -F नॉट। भाई गजब आदमी हो भाई तुम लोग, सवाल ही नहीं समझ पाए। 2 मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्सेस हैं, एक का फ्रीक्वेंसी कितना है? न्यू। दूसरे का कितना है? जब न्यू गिरा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है Vs बाई 2। जब न्यू बाई 2 गिरा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? Vs कितना है? तो तुमसे पूछा वर्क फंक्शन बताओ। तो हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है ना। अरे क्लैरिटी है ना? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है? HF नॉट। कंडीशन 1 हो गया। कंडीशन 2 में देख, वोल्टेज कितना हो गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल V, Vs लिखा है, V लिख लें तो EV बराबर H को बाहर कर लें। फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? न्यू की न्यू बाई 2, और माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे? F नॉट। डिवाइड कर दें, EV से EV कट जाएगा, H से H कट जाएगा, न्यू बाई 2 माइनस F नॉट बराबर 2 न्यू माइनस 2 F नॉट। नहीं आया? आया? ये 2 F नॉट इधर ले आके F नॉट हो जाएगा, और 2 न्यू माइनस न्यू बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 न्यू बाई 2। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? डी। समझ नहीं आया क्या किया मैंने? आया? आया हो? भगवान है, मालिक है, अगर ये सब नहीं आ रहा है तो मालिक तो भगवान ही है सर। हाँ भाई ये बताओ, अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल is illuminated by a point source of light 1 meter away when the source is shifted to 2 meter, then source is shifted to 2 मीटर, सोर्स को 2 मीटर शिफ्ट कर दें, इंटेंसिटी क्या होता है? पावर अपॉन एरिया। पावर अपॉन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। रेडियस पहले 1 मीटर था, अब कितना हो गया? 2 मीटर। तो क्या 1/4 हो जाएगा? जो फोटो सेल को इंटेंसिटी मिल रही थी वो कितनी मिल रही थी? पहले 1 मीटर पे आई मिल रही थी, 2 मीटर पे क्या मिलेगी? I/4। I/4। तो ये क्या कह रहा? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज क्वार्टर ऑफ द इनिशियल नंबर। अरे क्लैरिटी है कि नहीं? नहीं आया? सवाल पढ़ो, अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट 1 मीटर अवे व्हेन द सोर्स इज शिफ्टेड टू 2 मीटर, देन ईच एमिटेड इलेक्ट्रॉन कैरीज 1/4 ऑफ द इनिशियल एनर्जी। एनर्जी भाई, फोटोन तो सेम गिर रहा है ना, एनर्जी तो सेम होगी ना, फोटोन का नंबर बदलेगा ना। नहीं आया? फोटो सेल का काम क्या है? वो फोटोन रिसीव करेगा, फोटोन रिसीव करेगा और इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। जितने ज्यादा फोटॉन्स रिसीव करेगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स
एमिट करेगा। क्लियर है? पहले 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा था, अब कितने पे रख दिया गया? 2 मीटर। 2 मीटर पे रख दिया गया। इंटेंसिटी बराबर क्या पावर अपॉन एरिया पढ़े हो? पढ़े हो ना? एरिया का रेडियस तुमने क्या कर दिया? डबल। रेडियस डबल, एरिया क्या हो गया? एरिया 4 टाइम्स हो गया ना। तो वन, अब सोचो, अब पहले इंटेंसिटी अगर आई मिल रही थी तो अब इंटेंसिटी कितनी मिलेगी? I/4। कितनी मिलेगी? तो पहले फोटॉन्स n मिल रहे थे तो अब कितने मिलेंगे? n/4। कितने मिलेंगे? तो क्या इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन भी 1/4 हो जाएगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज क्वार्टर ऑफ द इनिशियल नंबर। नहीं आया? समझ आया ना? नहीं आया? पक्का ना? आसान सवाल है यार। हम क्या किए हैं पहले देखो। आई बराबर क्या? पावर अपॉन एरिया। बल्ब के पावर पे कोई फर्क पड़ा है क्या? किस पर फर्क पड़ा है? एरिया पर। किस पर? पहले रेडियस कितना था? 1 मीटर। अब कितना हो गया? तो पहले अगर 10 फोटॉन्स मिल रहे थे तो क्या अब 10/4 मिलेंगे? तो रेडियस डबल कर दिया तो आई डैश कितना हो गया? P/4A। इफ रेडियस इज 2r, रेडियस बिकम्स 2r, तो आई डैश कितना हो गया? P/4A। तो आई डैश रिड्यूस्ड बाय 4। अरे क्लियर है क्या? 4 से रिड्यूस हो गया ना, ऐसे लिख लो, रिड्यूस टू 1, रिड्यूस्ड बाय 1/4। रिड्यूस्ड बाय 1/4 की रिड्यूस्ड टू? रिड्यूस्ड टू I/4। क्लैरिटी है क्या? आई डैश रिड्यूस टू I/4। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स n फॉलिंग क्या होगा? n फॉलिंग क्या हो जाएगा? n/4। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एमिशन कितना हो जाएगा? E/4। अरे नहीं आया? है ना? हाँ, आसान है, कुछ नहीं। मतलब एक बहुत अच्छी सी साइंस चल रही है, बहुत बढ़िया। मतलब हम बस थोड़ा सा फंस रहे हैं कि हम बहुत हैवी स्पेसक्राफ्ट को बहुत दूर नहीं ले जा सकते। अदरवाइज वी आर प्लानिंग एक रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स बनाने का, जो कभी धरती मैया पे खत्म ही नहीं होगा। पता है क्या? मून के चारों तरफ सोलर पैनल्स लगा देंगे। मतलब काम चल रहा है, अभी लगना शुरू नहीं हुआ, अभी तो हम वहां तक ले ही नहीं जा सकते। उनके ऑर्बिट्स तक ले जाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, ISS कहाँ जा पाता? ISS तक भी अभी हम ढंग से सोलर पैनल्स नहीं प्लान कर पाते। एक पैनल खराब हो जाता है तो उसको चेंज करने के लिए लंका लग जाती है। मतलब ये फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं, इसी वजह से तो स्पेस एजेंसीज में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सबसे ज्यादा तगड़े से तो स्पेस एक्स ही कर रहा है, बट अमेजॉन वाले भी कर रहे हैं, और जो नेशनल स्पेस एजेंसीज हैं वो लोग भी काम कर रहे हैं। मून पे लोग अपने अपने भी ऑर्बिटल्स को या अपने ऑर्बिटर को क्यों भेज रहे हैं? वहां पे लैंडर रोवर क्यों भेज रहे हैं? टेरिटरी मार्क करने के लिए, कि जहां हम उतारे हैं वो जगह हमारी है। समझे ना? हाँ, अगर मान लो हम कुछ खोजते हैं मून पे, समय के साथ हमारी जो एक्सपेंशन की स्थिति है वो बढ़ेगी, यूनिवर्स में हम बहुत एक्सप्लोर करेंगे, हमारा सिविलाइजेशन आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब हमारे काम को AI संभालने लायक हो जाएगा ना, तो हम फ्री हो जाएंगे, तो हम बहुत स्किल्ड हो जाएंगे, तो हम रुक थोड़ी जाएंगे यार, फिर हम और आगे बढ़ेंगे, हम अपने स्किल सेट को और आगे बढ़ाएंगे। से धीरे 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 सिविलाइजेशन बढ़ेगा, स्थिति और खराब होती जाएगी। हाँ, जीने मरने की स्थिति और खराब होती जाएगी। हाँ, चलो, यहां तक कहानी खत्म भाई। अरे मोटा मोटा हिसाब समझ आया? मॉड्यूल खोल के जितना सवाल है सब लगाओ, सबका सब सवाल बन जाएगा, एक भी सवाल नहीं फंसेगा अगर तुमको यहां तक बात ढंग से साफ सुथरी समझ आई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नोन एज मैटर वेव्स। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार टॉपिक है, बहुत अच्छे से सुनिएगा। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था डी ब्रॉगली। क्या था? डी ब्रॉगली। उसने थ्योरेटिकली ये प्रूव कर दिया था कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, और लाइट के साथ साथ केवल लाइट तक नहीं रुका, उसने ये कहा कि दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स है ना, एवरी सिंगल पार्टिकल पॉसेसेस वेव नेचर। क्लैरिटी है? तो कहानी शुरू होती है कि भैया अगर हम फोटोन की बात कर रहे हैं तो फोटोन का मोमेंटम क्या लिखते हैं? h/λ। फोटोन के मास का ज्ञान है अपने को? नहीं। फोटोन के मास का ज्ञान है? नहीं। लेकिन अगर मान लो मैं कहूं कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, जो कितनी रफ्तार से दौड़ रहा है? v रफ्तार से, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? mv।
तो अगर ये दौड़ रहा है ना, तो ये अपने साथ एक वेवलेंथ भी एसोसिएट कर रहा है, लैम्डा। और इस लैम्डा की वैल्यू जानते हो कितनी है? h बाई पी, मतलब लैम्डा इक्वल्स टू h बाई एम वी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें कि एक बॉल है 1 kg की, कितने केजी की? ये दौड़ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड से। तो लैम्डा जो होगा वो बराबर होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट कितना है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और मोमेंटम कितना हो गया? 10। तो लैम्डा क्या लिखोगे? 6.6 इंटू 10⁻⁻35। अब ये वेवलेंथ बहुत बड़ी है कि बहुत छोटी? बहुत छोटी। तो सोचो, इस वेवलेंथ को अगर तुमको बढ़ाना हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? मास को बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? मास को, ओवरऑल मोमेंटम को घटाना पड़ेगा ना। अरे घटाना पड़ेगा ना, बात समझ रहे हो कि नहीं? मोमेंटम घटाओगे मतलब मास को तुम बहुत कम करोगे, बहुत कम करोगे। मतलब जब टाइनी लेवल पे चले जाओगे, जब तुम इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे चले जाओगे, इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, जब तुम बात करोगे मास के 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तब कहीं जो तुमको वेवलेंथ मिलेगी तो वो लाइट के अप्रॉक्स रेंज की वेवलेंथ मिलेगी। क्लैरिटी है? इलेक्ट्रॉन से जो वेव एसोसिएट हो रही है वो वेव मैटर वेव है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसके साथ जुड़ेगी जिसका कोई मास, जिसका रेस्ट मास कितना है? 0। उसका नाम है फोटॉन। क्या नाम है? फोटॉन। एक्सलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, वो एक अलग कहानी है। वो एक अलग कहानी है। जैसे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होता है, समझ रहे हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में है, उसको एनर्जी मिली, तो वो एक्साइट होके कहां गया? हायर एनर्जी लेवल में। तो उसने क्या किया? एक फोटोन को एब्सॉर्ब किया। अब जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में दोबारा, जब क्या बोलते हैं उसको, डी एक्साइटेशन होगा उसका, तो क्या वो फिर से फोटोन एमिट करेगा? यस। जो उसने एब्सॉर्ब किया था वही उसने एमिट किया। अरे बात समझे ना? वो जो फोटोन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम बोलते हैं कि किसी भी एक्सलरेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन दिखा रहा है। अरे बात समझे? जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन है, हम एक पार्टिकल है, हमारा एक मास है, अगर हम दौड़ रहे हैं तो हम एक वेव एसोसिएट कर रहे हैं, उस वेव का नाम है मैटर वेव। अरे समझे कि नहीं? पल्ले पड़ा ना? तो उस इलेक्ट्रॉन से जो वेव आएगी उसका वेवलेंथ क्या होगा, तो उसी की कैलकुलेशन बेसिक मैटर वेव्स में दी गई। क्या कहा गया कि भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है p²/2m। जानते हो कि नहीं? होता है ना? कैसे निकलते हैं? 1/2mv² होता है, ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड। तो p बराबर लिख देते हैं √2m इंटू के, √2m इंटू के। अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, वेरी गुड। अब ये मान लीजिए लीनियर मोमेंटम अगर हम मैटर वेव की बात करें तो क्या h बाई लेमडा लिख सकते हैं? लेमडा किसका है? मैटर का। अरे बात समझे ना? ये √2m इंटू के। तो यहां से लेमडा ऑफ मैटर वेव क्या मिला? h बाई √2m इंटू के क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अरे भाई, अच्छा मान लो अगर तुम काइनेटिक एनर्जी दिए होगे किसी पार्टिकल को, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हम उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं तो उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दो। कहां डाल दो? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। रोके थे ना इलेक्ट्रॉन को, कितना वोल्टेज लगा के? वी नॉट। तो एनर्जी कितना आया था उसका? ई वी नॉट। तो अगर एक्सलरेट भी करना होगा तो ई वी नॉट दे दो, पोलैरिटी बदल के। अरे बात समझे ना? ऑपोजिट पोलैरिटी से रोक लिए हो और सेम पोलैरिटी से एक्सलरेट करा दोगे। अरे यार, नहीं आ रहा है। पहले तुम इलेक्ट्रॉन जब निकला था तो नॉन डायरेक्शनल था ना, तो डायरेक्शनल करने के लिए क्या बैटरी यूज किए थे? अरे किए थे ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? ई। वोल्टेज कितना है? वी। तो उसको एक्सलरेट कितनी एनर्जी से किए? ई वी नॉट से। ठीक है ना? एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का, अभी आपने पढ़ा नहीं है, आगे चल के पढ़ेंगे, Q इंटू वी। याद कर लीजिए,
Q है चार्ज और V क्या है, वोल्टेज। अरे क्लियर है क्या? तो अगर आप एक्सलरेट कर रहे हैं U से, तो जो पोटेंशियल से एक्सलरेट कर रहे हैं वही तो काइनेटिक एनर्जी में गेन करेगा। तो K बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू वी। Q इंटू वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जिससे आप एक्सलरेट किए। तो लेमडा ऑफ मैटर को क्या मैं h बाई अंडर रूट ऑफ 2m इंटू क्यू इंटू वी लिख सकता हूं। अब ये मैटर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, कोई हीलियम न्यूक्लियस हो सकता है, कोई ड्यूट्रॉन हो सकता है, कोई नॉर्मल पार्टिकल भी हो सकता है। दिक्कत बस इतनी सी हुई कि जब हम जनरल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, हमारी तुम्हारी बॉडीज की बात कर रहे हैं, तो हमारा मास बहुत ज्यादा है, तो हमसे जो मैटर वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है। इतनी छोटी वेवलेंथ है कि जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। क्लियर है? तो इस वजह से इस मैटर वेव का एग्जिस्टेंस हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन है। और इस बेचारे को बस एक बात ऐसी लग गई थी कि नेचर लव सिमेट्री, नेचर लव सिमेट्री, नेचर को सिमेट्री से प्यार है। नेचर ने लगभग जितनी चीजें बनाई है सब सिमेट्रिकल बनाई। इंसान जैसा इधर है वैसा इधर है ना? जानवर किसी को भी देख लो सिमेट्रिक होता है, अनसिमेट्री बहुत कम देखने को मिलती है। अच्छा वो भी माना जाता है, ये भी माना जाता है कि जो अनसिमेट्रिकल अपने को दिख रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की सिमेट्री है जो हमको दिखाई नहीं दे रहे। हम तो उतना ही जान पा रहे हैं ना जितना हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। न्यूटन के आने से थोड़ी F इक्वल्स टू GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर आ गया, वो तो पहले से ही था ना। न्यूटन ने बस क्या किया, उसको ढूंढ लिया। अरे क्लियर है? ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो सुनो हुआ क्या, ये बताओ ये कैसे आया, ये कहानी समझ आई? V क्या है, वेलोसिटी, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल। तो सोचो अगर हमको इलेक्ट्रॉन का लिखना होगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए H क्या होगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -20 -34, 6.6 होता है, 6.634 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और यहाँ पे क्या V, जो भी वोल्टेज से या V नॉट से जिससे भी तुम इसको एक्सलरेट किए हो, तो ये तुम्हारे पास आ जाता है V। क्या आता है भाई साहब, V नहीं आया। अब इस पूरी गणित को जब आप सॉल्व करते हैं तो लेमडा ई आपके पास आता है 12.27 अपॉन रूट वी ऑफ एंगस्ट्रॉन, या 1.227 अपॉन रूट वी ऑफ नैनो। समझे? ठीक है ना? एज इट इज याद कर लेना, बाई हार्ट रटा रहना चाहिए। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन में हो जाता है 0.286 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉन। एक पार्टिकल होता है ड्यूट्रॉन, क्या होता है, ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन जानते हो, 1H2, और एक चार्ज होता है प्लस। दो प्रोटॉन होगा, कितने प्रोटॉन होंगे, दो, सॉरी एक प्रोटॉन होगा और एक क्या होगा, न्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन समझते हो ना? ड्यूटीरियम एक एटम होता है, उसका न्यूक्लियस होता है ड्यूट्रॉन। ड्यूटीरियम के न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, ड्यूट्रॉन। हीलियम के न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, अल्फा पार्टिकल। अरे बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। तो ऐसे ही 1H2 प्लस हो गया, इसके ऊपर कितना चार्ज है, एक, कितना है, एक। तो इसकी जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 0.202 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉन। 1H2 को जरा ओपन कर लेते हैं, 1H2 प्लस में मास कितना होगा, 2mp। मास कितना होगा, 2mp, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। चार्ज कितना होगा, E। चार्ज कितना होगा, एक ही प्रोटॉन तो है ना न्यूक्लियस में यार, एक गधेड़े हो गए एकदम से तुम लोग। 2He4, 2He4 पे कितना चार्ज, 2 प्लस 2 प्लस, क्यों, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, तो दो पॉजिटिव चार्ज होगा ना। तो ये हो जाता है 0.101 रूट वी एंगस्ट्रॉन। और अगर हम इसकी बात करें 2He4 प्लस प्लस की बात करें तो इसका मास हो जाएगा क्या, 4mp, और Q हो जाएगा कितना, 2e। ये जैसे मुझे याद है ऐसे ही तुम्हें भी याद रहना चाहिए। 12 बजे रात को कोई डाक पूछ ले तो एक एक फॉर्मूला बाई हार्ट रटा रहना चाहिए।
हाँ, कोई नहीं उठाता। चल नोट कर इसको जल्दी, शुरू हो जा। कौन लंच कर रहा है? खाओ खाओ। क्या खा रही हो? बिस्किट विस्किट खा रही है या रोटी वोटी खा रही है? तो बिस्किट लंच थोड़ी होता है यार, उसको मत देना मुझे। बढ़िया है ना। तुम इस वजह आग लगा दी। यही शक्तियां हैं तुम लोगों की। चलता फिरता घर बर्बाद हो जा रहा है इन्हीं शक्तियों के कारण। हैं? ये शक्ति दिखा रहे हैं कि ये नहीं चुपचाप मिला है खा लें, तो उनको दिखा के खा रहे हैं। और वो अपना शक्ति दिखा रहे हैं, लंच कर रही हो। यही यही शक्तियां हैं। हैं? क्या चीज? हाँ, ठीक है, अगर मुकेश के पास ये शक्ति है तो मुकेश सुखी रहेगा। कहाँ है हो? हाँ, अतुल के लिए। वो भी गधा था मतलब है। हमारे जैसा आदमी होता है, एक कान से सुनो सुसाइड कर लिया। भगवान इतना बढ़िया दो ठो कान दिए, सिमेट्री मेंटेन करो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से बाहर। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं होता यार। पता है क्या, जब आपकी जिंदगी में नर्क लिखा होता है ना, तो वो आपको भोगना पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते हैं। हाँ, बस वही बात है कि मर जाना सोल्यूशन थोड़ी होता है। हाँ? क्या चीज? मार के? मार देता? नहीं नहीं, वो भी सोल्यूशन नहीं है। वो तो और बुरा। हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता। वो कितना टॉर्चर की तुमको लग रहा है ये दिखाने से काम बन जाता है? नहीं बनता है। मेरा एक दोस्त है, वो ऐसा झेल गया है ना। तो अपने 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 जब जब उम्र थी उनकी, तो अपने उम्र में बहुत पाप किए थे, तो सबका भुगतान भगवान एक ही साथ करा रहे हैं। जेल में गए थे, पुलिस वाला भी नहीं सुन रहा था इनका। पुलिस वाला भी लड़की वाले लड़की की सुन रहा था। लड़की ने किया क्या था, अपने थाई पे गरम चिमटा उठा के रख लिया था और कह दिया था हमको मारे हैं। वो पुलिस मारी नहीं, बस इनको केवल। नहीं भाई, हम इसी मामले में हमारा जीवन बहुत सुखी है। ना हम पाप किए हैं और ना हम भोग रहे हैं। क्या चीज? थाना गए थे? क्या? कहां पर? उसी की शादी में, उसी लौंडे की शादी में हम बिहार आए थे। पहली बार मीट। हाँ, जुगाड़ के साथ आ रहे थे। नहीं, अगर एक्चुअली क्या था कि शादी में बहुत बटना था, तो हम लोगों को ये कहा गया था कि आप हमारी गाड़ी के पीछे पीछे रहना। तो भाई, हम निकले थोड़ा जल्दी बनारस से, और हम पकड़ लिए हाईवे। और हाईवे पे हो गई चेकिंग, और मिल गई बॉटल्स। गंगा जल की 3-4 बॉटल मिली उसमें, गाड़ी में रखी हुई थी। अगर जैसे कोई कंज्यूम किया होता तो इतना दिक्कत नहीं था, पैसा वैसा खिला के बच जाते, लेकिन अब उसमें रखा हुआ था यार, रखा हुआ मिल गया। फिर 24 घंटा हम लोग, हाँ? तो हम ही लेके जा रहे थे, हम ही को तो बांटना था। मतलब हमें ये नहीं पता था कि ऐसी भी स्थिति होती है। इट वॉज वेरी फर्स्ट टाइम इन बिहार। अरे 4 बॉटल का सबूत थोड़ी मिटा देता कोई यार। हाँ? हाँ। फिर उसके बाद उस दिन मैंने प्रण किया था कि मैं कभी जीवन में बिहार नहीं आऊं। हाँ?
मैं, हाँ बिहार में सब कुछ सीख चुका हूँ, बट नहीं, मैं अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। लिए क्यों? तो बांटने के लिए, पिलाने पीने दोनों का अलग अलग मजा है भाई। नहीं, 4 लोग और भी तो थे ना साथ में। अरे ठीक है, चले आगे बढ़े। वैसे मेरे कॉलेज के बहुत सारे फ्रेंड्स बिहार के हैं, तो अगर मुझे कभी ऐसे जरूरत लग जाए और लग पड़ी तो घर लग दे जाएंगे। नहीं नहीं, मैं पीता नहीं हूँ। मैं कहा मुझे ऐसी जरूरत लग जाए तो। और भाई उसका ना काम केवल पीने का थोड़ी है, पिलाने का भी तो है, वो पिलाने से बहुत काम हो जाता है उसके। हाँ। कबे दारू वारू पीते हो तुम? अरे नोट हो गया, जल्दी कर भाई, जल्दी कर यार। चैप्टर खत्म हो गया, इतना ही था चैप्टर। हाँ। हाइजेनबर्ग इसमें कहाँ है? इसमें एक और एक्सपेरिमेंट था, वो हटा दिया गया सिलेबस में से। क्या नाम था? डेविशन एंड जर्मर। यही डेटा निकालने के लिए, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन ये निकालने के लिए। क्या चीज, क्या चीज? कौन सा इफेक्ट? क्रॉम्पटन इफेक्ट। हाँ। कुछ नहीं है सिलेबस में भाई। हाँ हाँ। अरे क्रॉम्पटन इफेक्ट पता है कब का हटा है? क्रॉम्पटन इफेक्ट हटा है एम्स जब डाइल्यूट हुआ था तब से, अभी आज का थोड़ी हटा है। इसको हटाए भाई। आगे बढ़े, जल्दी करो। सुनो, अब मैटर, ओ यू केम, गुड जॉब। गुड जॉब, बढ़िया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सुनो, देख भाई, एप्लीकेशन ऑफ मैटर वेव। एप्लीकेशन ऑफ मैटर वेव, सबसे पहली एप्लीकेशन ये देखने को मिली कि वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव की अगर तुम बात करोगे तो क्या, वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव अगर तुम लिखो तो क्या एफ लेमडा लिख सकते हो? अरे एफ लेमडा लिख सकते हो। एफ लेमडा को तुम चाहो ना तो ई बाई पी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ई बाई पी। कैसे? पता नहीं सर। ई बराबर क्या होता है? एच एफ होता है। और पी बराबर क्या होता है? एच बाई लैम्डा, डिवाइड कर। क्या एच से एच कट जाएगा? क्या हो जाएगा? ई बाई पी बराबर क्या हो जाएगा? एफ लैम्डा। हम एच से मल्टीप्लाई करते हैं और एच से डिवाइड करते हैं। क्लैरिटी है? नहीं आया? आया तो ये हो गया ई बाई पी। जो एनर्जी कोई पार्टिकल एसोसिएट करता है जब उसकी वेव लाइट की रफ्तार से दौड़ती है तो क्या होता है? एम सी स्क्वायर, ऐसा आइंस्टाइन ने कहा था। और मोमेंटम होता है पार्टिकल का उसके मास के दौड़ने की वजह से, तो वो क्या होता है? एम इंटू वी। तो यहां से इसको काट देते हैं तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव दैट इज इक्वल टू, velocity of matter wave that is equal to c square by v and it is greater than c। तो हम ये कहते हैं कि theoretical speed of matter wave is greater than the, क्या भाई साहब, स्पीड ऑफ लाइट। अब सिंस ये वेव इतनी छोटी होती है कि ये मेजरेबल नहीं होती, बात समझे ना? लेमडा भी निकाले थे ना, लेमडा बहुत छोटा आता है, इस वजह से ये वेव्स मेजरेबल नहीं होती हैं, लेकिन इनकी थ्योरेटिकल स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत ज्यादा होती है। अरे बात समझे ना? अब दूसरी कहानी इसमें निकल के आती है भैया। क्या दूसरी कहानी निकल के आती है? ये बताओ
क्या P बराबर h बाई लेमडा पढ़े हो? P बराबर क्या पढ़े हो? h बाई लेमडा। मैटर वेव के लिए P बराबर क्या हो जाता है? mv डिवाइडेड बाई h बाई लेमडा। एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल, क्या नाम था? मैक्सवेल। उसने कहा कि इफ द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, क्या भाई साहब? इफ द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन स्टेबल ऑर्बिट, इट क्रिएट्स स्टैंडिंग वेव। क्या बनाता है? स्टैंडिंग वेव। नहीं आया? अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है तो वो स्टैंडिंग वेव बनाता है। स्टैंडिंग वेव फिक्स्ड एट बोथ एंड। स्टैंडिंग वेव क्या भाई साहब? कैसी? स्टैंडिंग वेव फिक्स्ड एट बोथ एंड। मतलब ये आर रेडियस है यहां से, इसमें उल्टा, ऐसी वेव बनाए। अरे क्लैरिटी है ना? स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या है? अरे बात समझे कि नहीं? और यहां से एक कहानी आई हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसने क्या कहा? उसने क्या कहा कि ना तो तुम पोजीशन और ना ही तुम मोमेंटम दोनों एक साथ डिफाइन कर सकते। जैसे फोटोन की बात थी, फोटोन में क्या था? या तो पैकेट दिखेगा या तो पानी। तो या तो तुमको ये वेव दिखेगी या तो पार्टिकल। अरे समझे कि नहीं? या तो तुमको पार्टिकल दिखेगा या पार्टिकल की वेव। अरे क्लियर है? और जो मोमेंटम है, लाइक कहा जाता ना कि मोमेंटम और क्या? मोमेंटम और पोजीशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही तो था ना कि मोमेंटम और पोजीशन दोनों तुम एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते। मोमेंटम मिलेगा तो उसकी एनर्जी का मिलेगा, और अगर पोजीशन मिलेगा तो उसके पार्टिकल का मिलेगा। दोनों को एक साथ नहीं बता सकते। एक साथ वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो इसी कॉन्सेप्ट को उठाया बोर ने। किसने? बोर का सेकंड पोस्टुलेट याद है? एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई। वो यहीं से आया था। तो भाई इन्होंने कहा था कि अगर दुनिया में कोई पार्टिकल है तो वो स्टैंडिंग वेव बनाए, चाहे जैसा भी वेव बनाए, लेकिन उसका कुछ ना कुछ मैटर वेव होगा। ये वही मैटर वेव है जो क्या कैसे कैसे फॉर्म कर रहा है? स्टेशनरी, सॉरी, स्टैंडिंग वेव। तो अब अगर ये स्टैंडिंग वेव बना रहा है, तो याद करो क्या पढ़े थे? वेव वेव याद है? एक एल लेंथ थी, एल लेंथ थी, दोनों एंड पे फिक्स थी, तो एल बराबर एन लेमडा था। अरे था कि नहीं था? नहीं समझ आया? याद है स्टैंडिंग वेव? तो यहाँ पे एल लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। ये किसके बराबर है? एन लेमडा के। एन लेमडा के, तो लेमडा बराबर 2 पाई आर बाई एन। एच लिख रहा हूँ बार बार। 2 पाई आर बाई एन उठा के रखे यहाँ पे। तो एम वी बराबर एच बाई आर की जगह कितना लिख दे? हाँ सॉरी, आर की वैल्यू निकाल। हाँ, एच बाई, सॉरी यार ये क्या लिख रहा हूँ? एम वी बराबर क्या? एच बाई, एम वी बराबर एच बाई लेमडा। एम वी, लेमडा की जगह क्या लिखोगे भाई? 2 पाई आर बाई एन। आर को इधर ले जाए। एम वी आर बराबर क्या? एन एच बाई 2 पाई। एम वी आर को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। इट इज बोर सेकेंड पॉस्टुलेट। तो सेकेंड पॉस्टुलेट यहीं से निकल के आया था, और इसी पॉस्टुलेट के कारण हम एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम दोनों को जस्टिफाई कर पाए थे। अरे क्लियर है? हाँ। ये था आपका पूरा का पूरा मैटर वेव्स। इतना ही है मैटर वेव्स में जो आपको पढ़ना है। क्या चीज? नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव दौड़ जाती है, पार्टिकल नहीं दौड़ पाता। सुनो ये देखो क्या रहा, लिखोगे? ये वाला लिखे कि नहीं? ये यही लिखना है ना? लिखो, नोट करो, खट से लिखो, खट से लिखो, फिर एटम की कहानी सुनाए। हाँ जल्दी करो, सवाल लगाना है। सवाल भी लगाना है, एटम की कहानी भी सुननी है। मुकेश, मुकेश का एक ऐड आता है जब सिनेमा हॉल में जाओ तो। हाँ, और तुम्हारी हरकतें भी वही हैं, तुम यही सब ढूंढ रहे हो यहाँ आके। क्या भाई? मुकेश आजकल सीरियस हो गया है?
दीपक कलाल, मुकेश को दीपक, नहीं भाई ठीक है, सब ठीक है, दीपक कलाल को मत पसंद करना यार। हाँ हाँ, कैरी मिनाटी तो ठीक है थोड़ा। किसको? ये क्या हो? हाँ ले आओ, दो पेड़ा खाएंगे भाई। थैंक यू। पेड़ा पेड़ा तो शेयर ही तो किया है। हाँ भाई, हो गया। अरे आगे बढ़े, जल्दी लिखो यार, कितना टाइम लगाते हो तुम लोग। इसमें लिखना, स्टेटमेंट लिखना है इसको नोट करने के बाद। इसका एप्लीकेशन क्या था? वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव। दूसरा वाला एप्लीकेशन है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडिंग वेव। इसको लिख लेना, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडिंग वेव, जो दूसरा वाला हिस्सा है इसकी हेडिंग लिख लेना। ये एप्लीकेशन नंबर 1 थी। एप्लीकेशन नंबर 2 है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडिंग वेव। तीन बजे तक क्लास है ना? उसको 3 ही बोलते हैं। 19-20 का अंतर है। हाँ तो क्या हो गया, वीटी वीटी सर 3 बजे आ जाएंगे। हाँ 3 बजे वाले में आ जाते हैं ना, सुबह कोई क्लास रहती नहीं उनकी। हर हाल में हमको 31 तारीख को पूरा मॉडर्न खत्म करना है, हर हाल में। हाँ मैकेनिक्स वाला ना, जनवरी के फर्स्ट वीक में कराएंगे। परसों पढ़ा दिए थे थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी के साथ, उधर भी पढ़ाए थे इधर भी पढ़ाए थे, गला फिर से खराब हो गया था, फिर हम टेंशन में आ गए। हमको लगा कि कैंसर वैंसर तो नहीं हो रहा है यार, मतलब मतलब पैनिक मोड। एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ से पढ़ा के गए रात में, परसों रात में हम बिल्कुल सो नहीं पाए, कुछ भी निकल रहे थे तो ऐसे गले में से छिलता हुआ जा रहा था। और मैं दवा खा रहा हूँ पिछले 10-12 दिन से, तो होता क्या है कि सुबह उठता हूँ तो आराम रहता है, फिर दिन भर बोलता हूँ शाम तक खराब हो जाता है, यही हो रहा था। तो थोड़ा सा यार ऐसे हो जाता है ना यार, सिचुएशन थोड़ी सी लगने लग जाती है कि क्या कुछ मामला तो गड़बड़ा तो नहीं रहा है। तो हम कहे भाई, कहे हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योरेंस है, कहीं तो यूटिलाइजेशन हो उसका। तो फिर गए डॉक्टर को दिखाए दोबारा, उसी डॉक्टर को। हमने कहा हमको ऐसा ऐसा डाउट हो रहा है यार। तो कह रहा है अबे पागल हो क्या, अभी तुम्हारी खाने पीने की उम्र है, जाओ मौज काटो, थोड़ा हो गया है। तो कहा कितनी देर पढ़ाए हो? मैं कहा 8.5 घंटा। हाँ नहीं नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था कि उधर बीच में जुकाम हुआ था, जुकाम में मैं खा लिया था एजिथ्रोमाइसिन, कफिंग बहुत ज्यादा हो गई थी, तो थोड़ा सा भी खांसी आता था तो ऐसा लगता था, कफ निकलता था, लगता था छिल के निकल रहा है, हल्का हल्का गला छिल गया था। और उसी पे हम आइसक्रीम खा ले रहे थे रोज रात में, चौको लावा केक और आइसक्रीम मिला के, भाई साहब वो हालत खराब कर दिया एकदम से। नहीं मेरी बीवी भी थी साथ में। एक यहाँ पे देता है वो, क्या बोलते हैं, फज ब्राउनी वाली आइसक्रीम देता है, ये वाला क्या है यहाँ पे, अमूल वाला देता है इधर। ये कौन सी जगह है यार, मौर्या लोक। मौर्या लोक के पास नहीं, जो खाने वाली खाओ गली टाइप लगता है वो, चटोरी गली क्या बोलते हैं उसको। कुछ अच्छा तो नहीं मिलता वहां पे, बस वही आइसक्रीम अच्छी मिलती है और लिट्टी चोखा अच्छा मिलता है। हो गया, चलो। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इफ ई एंड पी आर द एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ फोटोन रिस्पेक्टिवली, देन ऑन रिड्यूसिंग द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, क्या होगा? सेकंड होगा। अरे पी एंड ई बोथ विल इंक्रीज कि बोथ विल डिक्रीज?
ई इक्वल्स टू क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा, पी इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा। लैम्डा को अगर तुम घटाओगे तो ई भी बढ़ेगा, पी भी बढ़ेगा। ये देखो, if the kinetic energy of moving particle is E, then the de Broglie wavelength h by अंडर रूट ऑफ 2m e, यही तो होगा। अच्छा, एक और बात बता दें इसके साथ ही, यहाँ लिख देते हैं, इसी में जगह है कि नहीं है, नहीं है, जगह नहीं है यहाँ पर। डी ब्रॉगली वेवलेंथ में एक और बात लिख देते हैं, देखो यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, इसको जरूर नोट कर लेना अपनी नोट्स में, ठीक है ना। कि अगर मान लो एक गैस मॉलिक्यूल है, इसका टेम्परेचर T है, गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कितना है, T है, तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल याद करो, 3/2 kT। अरे करते थे ना, 3/2 kT। लेकिन ये मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भाई साहब, मोनो एटॉमिक। अरे क्लियर है ना, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला F/2 kT, F/2 kT, डिग्री ऑफ फ्रीडम डाल दो। अरे क्लियर है ना। अच्छा, जनरली जो मोशन कंसीडर किया जाता है वो ट्रांसलेशनल मोशन देखा जाता है। काइनेटिक एनर्जी में कौन सा मोशन देखते हैं, ट्रांसलेशनल। क्लियर है क्या। यहाँ पर जो फोटोन का मूवमेंट हो रहा है, फोटोन एक जगह से फोटोन गिर रहा है, फोटोन के गिरने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसका ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसका कैसा मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन। इस वजह से काइनेटिक एनर्जी में जनरली क्या लिखा जाता है, 3/2 kT। अरे क्लैरिटी है, पक्का ना जी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ तो उसके पास पहले से कुछ एनर्जी थी, लेकिन उसको जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिली है वो उसको कौन सा मोशन दी है, ट्रांसलेशनल। कौन सा मोशन, इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिखा जाता है, 3/2 kT। अच्छा, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा का फॉर्मूला क्या है किसी भी मैटर वेव के लिए, लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, यही तो है ना। तो h/√2m काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख लोगे, 3/2 kT। क्या 2 से 2 कट जाएगा, तो लैम्डा का एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h/√3m kT। अरे क्लियर है क्या। इसको थर्मल वेवलेंथ बोलते हैं, वेवलेंथ ड्यू टू थर्मल एनर्जी, वेवलेंथ ड्यू टू थर्मल एनर्जी। अभी लिख लेना, सुनो। सवाल कह रहा है इलेक्ट्रॉन हैज एनर्जी ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ। वेवलेंथ कितना होगा, वेवलेंथ कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, 12.27 अपॉन रूट ऑफ वी। इलेक्ट्रॉन हैज एनर्जी कितना, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब वोल्टेज कितना है, 100 ना, वोल्टेज कितना है, 100। अरे भाई इलेक्ट्रॉन है ना यार, तो ईवी ही तो होगा, तो ई तो ई रहा, तो 100 कहां से आया होगा, बैटरी से, तो वोल्टेज कितना हो गया, 100 वोल्ट। तो 12.27 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 100, तो ये कितना हो गया, 1.27 एंगस्ट्रॉन, 1.227। तो कौन सा होगा, पहला। समझ आया। अगला देखो, कह रहा था रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ ड्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, कौन सा, 3। ध्यान से, अरे अंडर रूट में होता है आंटी, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, h/√2m इंटू वी, ईवी 2m इंटू क्यू इंटू वी। अरे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ना भाई, तो लैम्डा ऑफ किसका किसका निकालना है, ड्यूट्रॉन का किसके साथ, प्रोटॉन के साथ। क्या h से h कट जाएगा, अरे क्लियर है क्या। तो अंडर रूट ऑफ mp qp अपॉन md qd लिख सकते हैं। अरे 2 कांस्टेंट कट जाएगा, एच एच कट जाएगा, वी वी कट जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू क्यू। तो एम पी मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन। तो सोचो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, एम मान लिया, मास ऑफ प्रोटॉन को कितना मान लिया, एम, और चार्ज को ई, ड्यूट्रॉन का मास 2m, चार्ज को ई, कट गया क्या, एम से एम कट गया, क्या क्या आया क्या आया, 1/√2। अरे क्लियर है क्या, अरे क्लियर है, नहीं आया, पल्ले पड़ रहा है। ये सारे क्वेश्चंस अपनी नोट्स में लगाते हो कि नहीं लगाते हो, लगाते हो ना, ये जरूरी है भाई, यही काम करना है सबसे ज्यादा। ये बताओ, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एट विच द पोटेंशियल आर 20 वोल्ट एंड 40 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एट बी विल बी।
द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एट बी विल बी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा बी पे, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 40 में से क्या आएगा 20। कौन किसको एक्सेलरेट किया गया है, इलेक्ट्रॉन को। किसको एक्सेलरेट किया गया है, इलेक्ट्रॉन को ना। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी एंगस्ट्रॉन। क्या भाई साहब, एंगस्ट्रॉन। तो 12.27 अपॉन रूट वी की जगह क्या डाल देंगे, 20 की 40, पोटेंशियल डिफरेंस होता है भाई साहब। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अरे क्लियर है ना, तो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, √2 बाहर आ जाएगा। तो बताओ कितना, इसके हिसाब से कौन सा आंसर होगा, थर्ड होगा। 20 का कितना, 3 त्रिक का 9, 4 चौक को 16, 50 में 25, 4 दूना 8, 4 हैं 12, हाँ 2.75, 2.75 एंगस्ट्रॉन। नहीं आया, आया जी, यस। चलो ये देखो, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन एटम एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T केल्विन विल बी, कौन सा, h/√3m इंटू KT। ये देखो, द वेवलेंथ ऑफ वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू C। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो जाता है m0 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अरे 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एक ही में तो आ रहा है यार, तो चौथा आंसर सही। नहीं समझ आया, लैम्डा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, h/mv, यही तो लिखोगे। अरे क्लियर है, मास कितना हो गया, m0 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और स्पीड क्या है v, v इज इन कंपेरिजन टू द स्पीड ऑफ लाइट ना। तो क्या हो जाएगा, h√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या, m0 v, ये हो गया अपने पास क्या, लैम्डा। तो लैम्डा बराबर h√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन m0 v। समझ आया। ये बताओ, लैम्डा और मोमेंटम, लैम्डा और मोमेंटम कौन सा वाला, सी होगा, सी की डी। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी बे, पता नहीं क्या करते रहते हो तुम लोग। ये बताओ, द मिनिमम, एक्सरेज अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, एक्सरेज में उल्टा हो जाता है 1/v, √v नहीं चलता है। एक्सरे में कितना हो जाता है, हाँ क्या चीज, हाँ तो 23 के बाद ही तो हट रहा था एक्सरेज, पहले से हटा था क्या, हाँ यहाँ लिखा है 2023 में भी कह रहा हूँ, एक्सरेज अब सिलेबस में नहीं है। ये बताओ, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। If the de Broglie wavelength of the electron is 1.227 into 10 to the power minus 2 nanometer, the potential difference is, क्या बता सकते हो, क्या फॉर्मूला लगाओगे, लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 अपॉन √of v ना, एंगस्ट्रॉन में कि नैनोमीटर में, अरे ये एंगस्ट्रॉन में कि नैनोमीटर में, वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया है ना, तो यहाँ लिखो ना 1.227 अपॉन √v इंटू, ये किसमें, नैनोमीटर। लैम्डा कितना जी, 1.227 इंटू 10 टू द पावर -2 नैनोमीटर बराबर 1.227 अपॉन √v नैनोमीटर। क्या नैनोमीटर से नैनोमीटर काट दें, इससे इसको काट दें, तो √v बराबर कितना हो, 10 टू द पावर 2, तो v बराबर 10 टू द पावर 4। सर 10 होना चाहिए था, नहीं नहीं बोल दे, तुझे यही लगा था 10 होना चाहिए, मुझे पक्का पता है। √v बराबर 10 है तो v तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना भाई। ये देखो, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कितना, 10,000 वोल्ट, इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज नियरली, सब फॉर्मूला बेस्ड सवाल भर भर के। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, अरे लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 एंगस्ट्रॉन ना, मीटर में लिखा हुआ है तो 10 टू द पावर -10 डाल दें, और यहां क्या लिख दें, √v की जगह 100। अबे 4 0 है ना, 4 0 है ना, तो v की जगह हो गया 100। सॉल्व कर, 10 2 12, 12.27 इंटू 10 टू द पावर -12,
हो यार, ये देख जिपमर में पूछा गया था 2017। क्या सवाल है, कह रहा है द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ फोटोन एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैज द सेम वैल्यू। तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन लैम्डा इक्वल्स टू क्या लिखोगे? अरे एच। ये बताओ क्या सेम है दोनों का, पहले ये देखो। फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ मास, स्पीड ऑफ लाइट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। एनर्जी का रेशियो निकालना है, एनर्जी का रेशियो निकालना है ना, दोनों का क्या सेम है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या सेम है? तो E बराबर क्या होता है? एच सी बाई लैम्डा। ये किसका हो गया? ये एनर्जी किसकी हो गई? फोटोन की। अरे हो गया ना। पार्टिकल की बात करो, पार्टिकल की बात करो। पार्टिकल में mv बराबर क्या लिख सकते हो? पार्टिकल में mv बराबर क्या लिख सकते हो? h बाई लैम्डा ना। हम कह रहे हैं 1/2v से इसमें मल्टीप्लाई कर दो और यहां भी 1/2v से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। नहीं 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 नहीं। ईपी बराबर कितना हो गया अपने पास? एनर्जी ऑफ फोटोन कितना हो गया? एच सी बाई लैम्डा। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। वी की जगह क्या डाल सकते हो? अरे ये बताओ, वी की जगह सी क्यों डालोगे भाई? दोनों सी से थोड़ी चल रहे हैं। The wavelength lambda of photon and the de Broglie wavelength of an electron has same value. Find the ratio of energy of photon to the kinetic energy of electron in terms of mass m, speed of light c and Planck constant h. तो क्या निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिखोगे? क्या p स्क्वायर बाई 2m लिख दें? अरे लिख दें, लिख दिया जाए भाई। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर p की जगह क्या लिख सकते हो? h बाई लैम्डा, h बाई लैम्डा। तो ये h स्क्वायर बराबर कितना? 2m स्क्वायर 2m लैम्डा स्क्वायर। नहीं आया? h स्क्वायर बाई 2m लैम्डा स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दोनों को डिवाइड कर दो। ये तो काइनेटिक एनर्जी है, तो किसका किसका रेशियो लिखना है? एनर्जी ऑफ फोटोन की काइनेटिक टू एनर्जी ऑफ फोटोन। रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन टू द काइनेटिक एनर्जी। तो ईपी बाई के लिखो। ये के समझ आया? के समझ आया? के समझ आया क्या? काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना? पी स्क्वायर बाई 2m। पी की जगह हम क्या डाल दें? h बाई लैम्डा। क्या लैम्डा दोनों का सेम है? लैम्डा दोनों का सेम है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ और उसका जो फोटोन का वेवलेंथ है वो दोनों सेम है। तो क्या होगा? बोलो कुछ कटेगा क्या? एच सी बाई लैम्डा इंटू 2m लैम्डा स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। क्या h से h कट जाएगा, लैम्डा से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2cm लैम्डा बाई h। ईपी बाई के। कौन सा आंसर सही हो? कौन सा आंसर सही है? डी। हाँ बढ़िया सवाल था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। अरे समझ पाए? ये सवाल देखो, बढ़िया क्वेश्चन, नीट 2018। कह रहा है इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विथ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट ऑफ i कैप एंटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू E नॉट ऑफ i कैप। E नॉट कांस्टेंट है, दैट इज ग्रेटर देन 0 एट t इक्वल्स टू 0 if lambda naught is the de Broglie wavelength initially. Initial wavelength de Broglie wavelength कितना है? lambda naught. Then de Broglie wavelength at any time t. समय शून्य पे रफ्तार कितनी है? समय शून्य पे रफ्तार कितनी है? v नॉट है, तो lambda कितना होगा? de Broglie wavelength का फॉर्मूला जानते हो ना? h बाई mv ना। अरे यार ऐसे पढ़ोगे तो कैसे बात बनेगा यार? lambda इक्वल्स टू h बाई p होता है ना, तो p की जगह क्या लिखेंगे? mv की mv नॉट। इनिशियल की बात कर रहे हैं ना। पहली कहानी क्लियर हो गई। दूसरी बात, जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो लगता है Q इंटू ई। Q इंटू ई। फोर्स लगा है तो एक्सेलरेशन भी होगा। फोर्स लगा है तो थोड़ा सीधे बैठ जाओ पहले। तो फोर्स लगा है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन। नेट फोर्स बराबर क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज क्यू ई। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या? एक्सेलरेशन बराबर क्यू ई बाई। तो ये बताओ टी टाइम बाद भी पार्टिकल की रफ्तार v नॉट ही रहेगी या बदल जाएगी? क्योंकि मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड। तो टी टाइम बाद जो वेवलेंथ होगी वो h बाई एम वी होगी। और v इक्वल्स टू क्या लिखोगे? u प्लस ए टी। यू कितना है? v नॉट। a कितना है? क्यू ई बाई एम इंटू टी।
हो गया कि नहीं हो गया? उठा के इसमें डाल दो। तो लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम कितना हो गया? वी नॉट प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी। लेकिन आंसर सब लैम्डा नॉट के टर्म में है, तो इसमें से क्या कॉमन कर दें? इसमें से क्या कॉमन कर दोगे? वी नॉट, लैम्डा नॉट है ना, वी नॉट कॉमन कर दो, तो एच बाई एम वी नॉट क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट। तो लैम्डा बराबर एच बाई एम वी नॉट 1 प्लस क्यू ई बाई एम वी नॉट इंटू टी। इसमें वी नॉट नहीं था ना, तो कहां चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। इसको क्या लिख लोगे? लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट अपॉन 1 प्लस क्यू ई बाई एम वी नॉट इंटू टी। कौन सा आंसर? कौन सा आंसर? सी। सी। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? ई, तो ई वी नॉट एम वी नॉट। ठीक है, खत्म बात। नीट 2018 का सवाल था, बढ़िया क्वेश्चन था। इस तरह का पेपर बनने लग जाए तो अभी कट ऑफ आ जाएगी, अभी कट ऑफ आ जाएगी 540 नंबर, 550, 560 नंबर, हाईएस्ट कट ऑफ 660, 670 जाने लगेगी। जबकि इस सवाल में कोई अलग धलक सा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस क्या कर दिया? काइनेमेटिक्स को उठा के यहां जोड़ दिया। आधे लोग तो ऑप्शन देख के छोड़ देंगे। ये अपने सिलेबस की चीज नहीं है, हटाओ। अरे बात समझे? अब मॉड्यूल दिखाओ, मॉड्यूल दिखाओ, मॉड्यूल लाए हो? मॉड्यूल दो, मॉड्यूल, कोई मॉड्यूल दो। बहुत बढ़िया किए बाबू, इतना नेक दिल आदमी हो और क्या ही कर सकते हो। हाँ भैया सुनिए, एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 टू 1 से लेकर, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 बोर से एटॉमिक मॉडल कहां तक जा रहा है? 56, 57 से लेकर 80 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक के सवाल आप बना सकते हैं। और अगर आप ढंग से बनाने बैठ जाए ना, मतलब मन से कि सवाल बना के उठेंगे, तो 1 से लेकर 80 तक का सवाल आप बहुत हार्ड एंड फास्ट 1 से 1.5 घंटे बना लेंगे। 1.5 घंटा, हाँ सस्ता होता है ना? हाँ। मतलब बहुत उड़ के लगेगा तो 2 घंटा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो कोशिश करिए, सुनिए तो भैया, कोशिश करिए मॉडर्न जैसे आपको समझ आ रही है, ओए सुन, मॉडर्न जैसी समझ आ रही है वो वैसी ही तब रहेगी जब आप रोज उस जितना पढ़े हैं समझे हैं उसका जाकर सवाल बना लें। वरना आसान सवाल भी मॉडर्न में खूब गलत होता है। हाँ? गलती ही होता है। अब तो उम्मीद करता हूं कि नहीं होगा, जाओ बनाओगे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कंसेप्चुअली पढ़े हो, सीखे हो, घर जाके बनाओगे, सब बन जाएगा, कहीं कुछ नहीं फंसेगा। जब तुमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक ही नहीं क्लियर रहेगा तो सवाल तो गलत बनाओगे भाई, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैटर वेव्स और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां खत्म होता है। इसके साथ इसमें क्वेश्चन नंबर कहां से कहां तक बनाना है? 1 से लेकर 80 तक, ठीक है ना? सुनिए, अब इसके साथ आपको हम एक और काम दे रहे हैं। ये देखिए, ये एटॉमिक थ्योरी की कहानी है, ठीक है ना? हम कहानी आपको 10 मिनट के अंदर सुनाते हैं अगली वाली क्लास से, ताकि हम भोर से एटॉमिक मॉडल स्टार्ट कर सकें, ठीक है ना? जितना थ्योरेटिकल पार्ट है उसको समझने की कोशिश करिएगा। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, सबसे पहले डाल्टन आते हैं और कहते हैं कि एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ अ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल इज कॉल्ड एज एटम। क्लैरिटी? मतलब दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल, उसका नाम क्या है? एटम है। वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, स्फेरिकल इन शेप है, और दुनिया की हर चीज बस एक ही एटम से मिलकर बनी है, और उस एटम का नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन। ठीक है? जो एलिमेंट्स बनते हैं, जो अलग अलग एलिमेंट्स बन रहे हैं, वो सब हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से ही बन रहे हैं। सबसे छोटा एटम है हाइड्रोजन। इतनी बात उन्होंने कही। ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम। द मास ऑफ हेवीएस्ट एटम इज अबाउट 250 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, while the radius of heaviest atom is 10 times the radius of hydrogen atom.
ये बात पूरी तरह से गलत नहीं हुई थी उनकी, कुछ बात इसमें सही थी। अगर आप बात करो तो जो सबसे हैवी पार्टिकल्स हैं आपके, वो अप्रोक्सीमेटली हाइड्रोजन के 250 तक ही तो जाते हैं, 240 250 तक ही तो जाते हैं। अरे क्लैरिटी है? तो मोटा मोटा कुछ बात इनका सही था, रेडियस का भी कहानी इनका सही था, बट इन्होंने एक बात इसमें गलत कर दी, क्या कि ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर है ना? अच्छा, दूसरा, एटम इज स्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बहुत अच्छी बात थी। इनके रीजन ऑफ फेलियर क्या था कि जब भाई जे जे थॉम्सन आया तो उसने एक और पार्टिकल ढूंढ दिया, क्या? इलेक्ट्रॉन का दूसरा एक पार्टिकल है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। वैसे इन्होंने कोई बात कही नहीं थी, तो तुरंत इनको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। ठीक है ना? उसके बाद कहानी थॉम्सन एटॉमिक मॉडल। इन्होंने कहा कि एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप, लेकिन अब एटम्स ऐसे नहीं है कि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है। क्लैरिटी है ना? एटम्स का इन्होंने मोटा मोटा साइज बताया 10⁻⁻10 मीटर, रदरफोर्ड वाले से थोड़ा सा वेरी कर रहा था। इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड एज सीड्स इन वाटरमेलन, जैसे तरबूज में सीड्स लगे होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन्स लगे होते हैं। इनके एक्सपेरिमेंट ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत बढ़िया दिखाया, अच्छे से प्रोसेस कराया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने को देखने को मिला, और वो उसको एक्सप्लेन करने में भी सफल थे, क्योंकि इन्होंने कह दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं वो एक स्पेसिफिक एनर्जी पर एम्बेडेड है, उनकी अपनी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वजह से वो वहां पर रुके हुए हैं। क्लैरिटी है? फिर टोटल चार्ज इन एन एटम इज जीरो एंड सो दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसी को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। वाटरमेलन का जो फ्रूट है, जो लाल वाला हिस्सा है, वो पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने कोई नाम नहीं दिया था, और जो सीड्स हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन अब सबसे छोटा पार्टिकल हो गया, और उसी के कारण ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करने में सक्सेसफुल रहे थे। इनकी अचीवमेंट ही यही थी कि एक्सप्लेन सक्सेसफुली द फिनोमेना ऑफ थर्माइनिक एमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड आयोनाइजेशन। जैसे इलेक्ट्रॉन को फ्री करते हैं ना एनर्जी देकर, तो उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स वहां पर हैं तो कुछ एनर्जी में है, कुछ नेगेटिव एनर्जी में है, जब आप उनको कुछ पॉजिटिव एनर्जी दोगे तभी वो आयोनाइज होंगे या तभी वो एमिट होंगे। क्लैरिटी है? तो ये बात इनकी थोड़ी थोड़ी उस समय के लिए सही सेट हो गई। फेलियर इनका क्या था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। फोर्थ एटॉमिक मॉडल पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ोगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। समय के साथ एक बहुत भौकाली एक्सपेरिमेंट चल रहा था जिसका नाम था एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम। उस एक्सपेरिमेंट को ये जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। क्या एक्सपेरिमेंट था वो भी मैं समय के साथ आपको बताऊंगा। दूसरी बात क्या, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट इसने ये कहा कि भैया मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सीधे, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे पास कर जा रहे हैं, मतलब 99.9% वॉल्यूम ऑफ द एटम इज एम्प्टी, वहां कुछ नहीं है। बात समझे? इन्होंने क्या कहा था, थॉमसन ने क्या कहा था कि पूरा में पॉजिटिव पार्टिकल पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है ना? और सेंटर पे रदरफोर्ड ने कहा कि सेंटर पे न्यूक्लियस है एंड इट इज कैरिंग इन 0.1% वॉल्यूम एंड द वेट दैट इज कैरीड बाय 0.1% वॉल्यूम इज 99.9%। क्लियर है? मतलब जब आप एटम के मास की बात करते हो तो आप इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करते हो, आप केवल न्यूक्लियस के मास को कंसीडर करते हो। XZA लिखते हो ना, तो ए क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करते हो? नहीं करते हैं ना? नहीं करते। बात समझे ना? तो हम न्यूक्लियस के मास की बात करते हैं। तो वहां से रदरफोर्ड ने दो बेसिक कंक्लूजन निकाले। पहला कंक्लूजन निकाला कि 99.9% वॉल्यूम ऑफ एटम इज एम्प्टी। क्लियर है? and 99.9% mass of the atom is existing in 0.1% volume of the atom, that is nucleus। क्लियर है? और कहा जाता है कि हमारे यूनिवर्स की संरचना भी उस एटम की तरह ही हुई है। क्लियर है? सेंटर पर एक कोई जगह है जहां से बिग बैंग का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर है? और हम सब उसके चारों तरफ गोल घूमने वाले छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड द मैक्सिमम स्पेस ऑफ दैट यूनिवर्स इज एम्प्टी। रिंग के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाता है, वो जो दिखता है वो गलत दिखता है। जो हम पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव नहीं करता है, वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, और वो 3 डायमेंशनली मूव करता है, प्लेनर मोशन नहीं होता है। अरे बात समझ रहे हैं? तो वो जब गोल घूमता है तो एनर्जी का एक चैनल बनाता है, जिस एनर्जी के चैनल को इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोला जाता है। अरे ठीक है, छोड़िए सब अंग्रेजी है, बकवास बात। सुनिए, काम की बात करते हैं। तो भैया रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने में ये असफल रहे थे। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स क्या सीधे पास कर गए थे,
कुछ अल्फा पार्टिकल्स कुछ एंगल पर डिविएट हुए थे और एक मतलब 10,000 में लगभग एक पार्टिकल ऐसा था जो वापस आ गया था, कहीं 8,000 कहीं 10,000 ऐसे डेटा रहता। 10,000 अल्फा पार्टिकल्स में एक पार्टिकल ऐसा था जो वापस आ गया था। अरे क्लैरिटी है ना? जो पार्टिकल गया वापस आया, उसने कहा कि सेंटर पे कोई इतनी डेंस चीज रखी हुई है जिसको ये हाईली एक्सेलरेटेड अल्फा पार्टिकल भी टच नहीं कर पा रहे। अरे क्लैरिटी समझ पा रहे हैं? अगर टच नहीं कर पा रहा है तो ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। यहां से एक डेटा कैलकुलेट किया गया जिसका नाम रखा गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि मैक्सिमम ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के कितने पास आ सकता है, और उसी पर एस्टिमेशन लगाया गया साइज ऑफ द न्यूक्लियस और साइज ऑफ द एटम। साइज ऑफ द न्यूक्लियस एंड द साइज ऑफ द एटम। अच्छा, एक एटम के चारों तरफ मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। 10। कितने? एसपीडीएफ, केएलएमएन, बस 4। इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, क्योंकि वो एनर्जी का चैनल है। हम कुछ ज्यादा जानते नहीं है, ठीक है ना? इधर देखो, यहां तक मोटा मोटा कहानी समझ आए। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये एक डेटा निकाला जिसको आपको कुछ मतलब नहीं रखना है, बस ये रखना है कि कोई नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल किसी स्पेसिफिक एंगल पर गए हैं, वो बराबर होगा cos की पावर 4 थीटा बाई 2। कोसेक कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2, कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2। अरे क्लियर? बात समझ पा रहे हैं? ये था हमारे पास बेसिक एक्सपेरिमेंट एटम्स का। तो इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ने का मन करे तो पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज अगली वाली क्लास पे अपन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और भाई साहब पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना? चलो, तो कल एटम्स लगभग खत्म हो जाएगा। मतलब मंडे को हम न्यूक्लियाई शुरू कर देंगे हर हाल में, ठीक है ना? ओके, चलिए। हाँ, मतलब मंडे को हो सकता है आधा एटम चले, आधा न्यूक्लियाई चले। ज्यादा बड़ा नहीं है यार, छोटा है। देखो, इसमें यही होता है, सुन तो लो, मॉडर्न बहुत तेज खत्म होगी, फिर उसके बाद एक चैप्टर आएगा ऑप्टिक्स, जो लगेगा कब खत्म हो जाए, खत्म ही नहीं होती। हो जाएगा।